AIB 18 का पेपर पिछले सालों से काफ़ी मुश्किल रहा है। मैंने कुछ वीडियोस देखे बाकी यूट्यूब चैनल्स पर उनके सॉल्यूशंस में मुझे एरर्स मिले थे, तो इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है आपके साथ सही कॉन्सेप्ट और सही सॉल्यूशन शेयर करने के लिए। पर मैं आज का ये सेशन क्वेश्चन आंसर ये वाला फॉर्मेट में करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि AIB 18 का पेपर काफ़ी मुश्किल था। बहुत स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आया था कि वो ऐसे पेपर को हैंडल कैसे करें। तो इसीलिए मैं आपके सामने ये दिखाऊंगी कि अगर मुझे देना होता AIB 18 का पेपर तो मैं कैसे हैंडल करती। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने लिया है सेट बी, ठीक है। आपके पास जो भी सेट है उसके साथ आप ये क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। तो सेट बी का चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, और ये यहाँ पे पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है और कौन से बेयर एक्ट से ढूंढना है उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का है, तो मैं फिर से रेडी हो गई हूँ अपना बेयर एक्ट लेके, ठीक है। अब ले लिया मैंने। अब ये पूछ रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब ये डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स तो लिखा है मैम, सेक्शन नंबर तो नहीं है, तो सेक्शन नंबर नहीं है तो हमें ढूंढना पड़ेगा एग्जाम हॉल में बैठ के। तो कैसे ढूंढेंगे, सिंपल ही है कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोसीजर तो सेम ही है जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझाया था। मैं स्टार्ट करूंगी जो कंटेंट्स होते हैं, इंडेक्स होता है ना, कंटेंट्स मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ले लिए। अब मुझे क्या ढूंढना है, डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब ये डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स कहाँ होता है, पुलिस के पास होता है ना, क्योंकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो मेंटेन करते हैं ऐसा एक डायरी। तो मैं अब ढूंढ रही हूँ, क्या ढूंढ रही हूँ मैं, पुलिस के बारे में, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में कहाँ लिखा है, मैं फर्स्ट वो ढूंढ रही हूँ, ठीक है। अरेस्ट, ऐसे मैं एक एक करके देख रही हूँ, नहीं है। हाँ, अब चलो मुझे 154 दिख गया जो कि जिसके बारे में जो कि बात करता है पुलिस एंड उनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो अब मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल गया सेक्शन 172, ठीक है। तो ये मैंने पहले अपना जो रेलेवेंट सेक्शन है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। अब मुझे ये सेक्शन के अंदर जाके अब मैच करना होगा कि क्या सच है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। और ये डायरी जो होती है जिसमें पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये मुझे कहाँ मिला, ये मुझे बेयर एक्ट से ही मिला है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको दिखा देती हूँ, जैसे आप यहाँ पे आए, देखो फर्स्ट 172 सब क्लॉज 1A में लिखा है ये स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस जो होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं, वो पार्ट होते हैं। ऐसा आप पढ़ते जाओगे तो सब क्लॉज 3 पे आओगे जहां पे वो लिखे हैं दैट दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। आप इसको सिर्फ कोरैबोरेशन की तरफ यूज कर सकते हो, पर अंडर एविडेंस एक्ट पुलिस डायरी को एज एन एविडेंस यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन भी है आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कैसा पता चला मैम, क्वेश्चन में ही है। अब ये पूछ रहे इनमें से कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए आपको चार्ज फ्रेम करते वक्त, सारे ऑफेंसेस के ट्रायल से पहले चार्ज फ्रेम होती है, तो ये पूछ रहे हैं ऐसे कौन से ऑफेंसेस के लिए चार्ज फ्रेम करते वक्त ये नहीं लिखना है कि डिटेल में नहीं लिखना है, विस्तार में ऐसे किस ऑफेंस के लिए नहीं लिखना है। जैसे ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ बेयर एक्ट से कैसे करना है। देखिए, मैं आपको आंसर सीधा सीधा बता दूं, हो सकता है, पर उससे आप सीखोगे क्या, आप बस रट लोगे या आप देखोगे सही हुआ है गलत हुआ है। पर अगर आपको पता चल गया कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है बेयर एक्ट से, आज ये क्वेश्चन है, कल कुछ और क्वेश्चन है, फिर रियल लाइफ में जब आप वकालत करते हैं तो और भी क्वेश्चंस आएंगे, लीगल क्वेश्चंस, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप आत्मनिर्भर होगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लीगल क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको कैसे ढूंढना है, ठीक है। तो चलते हैं, ये चार्ज है ना, तो हम फिर क्या करेंगे, पहले देखेंगे चार्ज के मतलब सेक्शन क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन में सेक्शन नहीं है। तो मैं गई सेक्शन ढूंढने, ठीक है। चार्ज ये रहा, मुझे मिल गया। अब मुझे देखना है सेक्शन 212 पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, 213 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस टू बी स्टेटेड। तो मैं गई 149 पेज नंबर है इस बुक का, ठीक है। तो मैं गई वहां पे, हाँ ये देखो जो 213 है ना, सेक्शन 213, उसी के नीचे जो इलस्ट्रेशन है, मैंने आपको बहुत बार पहले वीडियोस में भी बताया कि इलस्ट्रेशंस को आपको मैच करना पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस, एंड इसका सेम जो इलस्ट्रेशन है, सेम वर्ड्स मैच होते हैं, एंड उसमें लिखा है
चार्ज इन दैट ऑफेंस नीड नॉट बी सेट आउट। और मेरा क्वेश्चन भी वही है कि जिसमें आपको विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरा जो ऑप्शन है वो इलस्ट्रेशन से मैच हो गया। तो इसलिए मुझे 100% पक्का पता है कि ऑप्शन 2 मतलब 2 के लिए ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसलिए आपको किसी और के की पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। आप बेरैक से मैच करके देखिए ना कि आपका क्या आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे बहुत डिस्प्यूट है और मेरे हिसाब से थर्ड क्वेश्चन गलत है। थर्ड क्वेश्चन होना चाहिए था मे नॉट बी ट्राइड। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो भी ट्रू है, ऑप्शन बी वो भी ट्रू है और ऑप्शन सी जो है वो भी ट्रू है, पर उन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मे बी ट्राइड। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप अगर कुछ भी लगा दो, ये मेरे हिसाब से आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है समरी प्रोसीजर के बारे में। ये अगर आप बेरैक से कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कहां से कंपेयर करोगे, ये सेक्शन 260 ऑफ द सीआरपीसी का बेरैक से आप कंपेयर कर लो। ठीक है, आपने मार्क किया होगा ये क्वेश्चन, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आई एम श्योर आप सब समझ गए पिछले वीडियो से। ये आपको डायरेक्ट बेरैक्स के इंडेक्स, अंदर भी नहीं जाना है, बेरैक्स के इंडेक्स से ही ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए 395, सेक्शन 395 रेफरेंस टू हाई कोर्ट के बारे में बात करता है और मेरे क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं वो भी है रेफरेंस टू हाई कोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चंस। ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ अब चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं सेक्शन 438 जो कि होती है एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। तो सेक्शन 438 के अंदर आपको बेल किस किस ऑफेंसेस के लिए नहीं मिलेगा, ये भी काफी स्टूडेंट्स को सही आया है, क्योंकि इसमें भी ऐसा ही था कि आपको 438 सेक्शन नंबर ऑलरेडी दे दिया और ये भी दे दिया कौन से एक्ट से जाना है, क्योंकि सीआरपीसी भी लिखा हुआ है। तो आप जाओगे 438 पे। ठीक है, फिर 438 के कंडीशंस आप मैच कर लो तो ये वाला आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ना काफी लोगों को मुश्किल लगा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ये जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन के सेक्शन नंबर से मैच करने की कोशिश की और फिर कहने लगे कि मैम ये हो ही नहीं रहा था। ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये पैटर्न से थोड़ा अलग है। आपको ये समझना होगा कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर सीआरपीसी, देखो सीआरपीसी तो उन्होंने लिख दिया, वो कह रहे हैं सीआरपीसी में अगर आप कोई गलती करते हो, ठीक है, कोई प्रोसीजर की गलती करते हो, तो क्या वो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल था वो पूरा रद्द किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, सीआरपीसी में कुछ ऐसी चीजें हैं अगर वो एरर करते हैं तो वो विशिएट हो जाता है। विशिएट मतलब पूरा जो मामला था वो पूरा रद्द हो जाता है। तो इनमें से वो पूछ रहे हैं कि कौन से ऐसे सेक्शन है। तो इसके लिए आंसर आपको बेर एक्ट से ही मिलेगा। काफी लोग को लगा कि आउट ऑफ बेर एक्ट है, नहीं, ये भी बेर एक्ट का ही पार्ट है। जैसे आप देखिए, आपको जाना था सेक्शन 460 और 461 ऑफ सीआरपीसी। क्यों? अगर आप वर्ड्स मैच करोगे, इर्रेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग्स, और 461 है इर्रेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग्स। तो ऑप्शन में क्या है, शैल विशिएट प्रोसीडिंग्स ढूंढना है ना। तो आप जाओगे सेक्शन 461 पे। 461 ये ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं है, तो काफी लोगों ने क्या किया, ऑप्शन में जाते थे और वो सही नहीं है। तो 461 में जाना है 268 पेज नंबर पे। ठीक है, जो टफ क्वेश्चंस है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इजी वाले तो आप कर ही लिए होंगे, है ना। क्या ढूंढ रही हूँ, 461 ना। चलो चलो चलो, आपको भी तकलीफ हुई ना ढूंढने में एग्जाम में ये सारे आंसर्स। फिर 461 में देखो हेडिंग है इर्रेगुलरिटीज विच विशिएट प्रोसीडिंग, और इसमें मुझे मैच करना होगा जो भी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 410 लिखा है क्या, देखो एक सेकेंड, फर्स्ट है 306, यहाँ पे मैच करो, 306 है, नहीं है। 410 भी नहीं है। कौन सा है, सेक्शन 83 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन है ऑप्शन सी। कहाँ है सेक्शन 88, ये 83, ये लीजिए। 461 में क्लॉज ए में मैंने पढ़ा अटैचेस एंड सेल्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83। मेरा ऑप्शन में क्या है, सेम वर्ड्स हैं, अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83, तो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे सबसे टफ चीज ये क्या था, ऑप्शन मैच करना टफ नहीं था,
सेक्शन 461 ही सही सेक्शन है, ये आइडेंटिफाई काफी लोग नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको ये क्वेश्चन टफ लगा है। ठीक है, 7 पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हम आ गए सीपीसी पे। ठीक है, वहां पे सीआरपीसी खत्म हो गया फर्स्ट 6 क्वेश्चन में। कैसे पता चला? क्वेश्चन में क्लियरली दिया है। यहाँ पे पूछ रहे हैं क्वेश्चन 7 में सीपीसी के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट बेयर एक्ट ले लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द केस। मतलब क्या है कि इस कोर्ट में ये वाला मुकदमा फाइल होना है सिविल केसेस के लिए, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये बेयर एक्ट में नहीं है, मैं क्लियरली बता देती हूँ। ये आपको बेयर एक्ट में ढूंढने में मुश्किल लगेगा, पर ये प्रैक्टिस में, ये जो वकालत की आप प्रैक्टिस करते हो सिविल साइड पे, कोई भी आपने अगर सूट फाइल किए तो आपको पता होगा कि प्लेंट में हम लिखते हैं। प्लेंट मतलब वो जो डॉक्यूमेंट आप पहली बार कोर्ट में जाके प्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लेंट। उस प्लेंट में लिखा होता है कि मैं इस कोर्ट में क्यों जा रही हूं, कोई और कोर्ट में क्यों नहीं जा रही हूं। ठीक है, तो वो ये क्वेश्चन है। ये बेयर एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, शायद आपको सही आए ना आए, बट सिंपल ही है ये भी। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट पे। सेक्शन 9 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बारे में है क्वेश्चन। सेक्शन 9 ये भी थोड़ा ट्रिकी एंड टफ क्वेश्चन है, इसमें भी काफी कंफ्यूजन है। एंड यहाँ पे जो ऑप्शन ए है मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर है, बिकॉज जो वॉलेंटरी पेमेंट्स होते हैं ना, जो वॉलेंटरी, जैसे आप मान लीजिए आप कहीं पे जाते हैं एंड आपको, जैसे मंदिर में जाते हैं और आपको वहां पे डोनेशन देना है, तो वो खुद से करते हो, वो आपके मन से आना चाहिए कि आपको डोनेशन देना है। कोई आप पे फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मंदिर जाके इतना डोनेशन देना ही देना है ना, ऐसा कोई सूट नहीं बनता है। तो ऑप्शन ए इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, क्योंकि वॉलेंटरी जो पेमेंट होती है, वॉलेंटरी डोनेशन होती है, उसके लिए आप पे कोई केस डाल के आप पे प्रेशराइज नहीं कर सकते। ठीक है, काफी लोगों ने ऑप्शन डी भी मार्क किया है एंड मेरे हिसाब से ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन बी एंड सी तो मतलब यहां पे कैन नॉट पूछे, तो बी एंड सी भी गलत है। ठीक है, हाँ, अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी इजी है एंड आई होप आप लोगों ने ये सही किया है, क्योंकि ये थोड़ा ट्विस्टेड है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। यहाँ पे दे तो दिए उन्होंने, सेक्शन नंबर तो दे दिए, तो चलो मैं तो सेक्शन तो खोल ही लेती हूँ। पर जब आप सेक्शन खोलोगे ना, सेक्शन 11, आपको ये वाला वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग बिना कॉन्सेप्ट समझे चले गए कि मैच, ये वाला मैच करेंगे, तो आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 6। पर अगर आप एक्सप्लेनेशन 6 देखोगे सीपीसी का, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट का वर्ड नहीं है। मुझे कैसे पता ये सही आंसर है? क्योंकि जो वर्ड्स उन्होंने वो एक्सप्लेनेशन में दिए हैं उसका मीनिंग यही होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव सूट है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट, मतलब सेक्शन नंबर तो दे दिया है, पर आपको वो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए था, ताकि वो आप नंबर, वो सेक्शन नंबर, वो वर्ड और वो जो कॉन्सेप्ट है उनको आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, इस बार ऐसे लिंकिंग क्वेश्चंस काफी हैं, इसीलिए बहुत लोगों को ये टफ लग रहा है। ठीक है, हाँ, चलते हैं नेक्स्ट 10 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कोर्ट विल नॉट इश्यू समन्स, यहां पे भी पूछ रहे नॉट इश्यू समन्स, ठीक है, फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन समझने में भी थोड़ा मुश्किल हुआ है। देखिए ये ना, जो लॉ भी, जो भी आप लॉ लो, आप हिंदी में एग्जाम लिखे या इंग्लिश में एग्जाम लिखे, जो बोली भाषा होती है, जिस भाषा में हम बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश, वो भाषा जो लिखित रूप में जो भी बेयर एक्ट की भाषा होती है उससे काफी अलग है। तो काफी लोगों को ना क्वेश्चन समझ ही नहीं आए कि वो पूछ क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मुझे समन्स देने हैं, किसको देने हैं? डिफेंडेंट को देने हैं। क्यों देने हैं? ताकि वो पर्सनली अपीयर हो कोर्ट में। और वो कह रहे हैं इनमें से वो वाला ढूंढो जब वो नहीं दिए जाएंगे समन्स। कितना मुश्किल है ना, एक ही मतलब 4 शब्द में उन्होंने 3-4 कंडीशंस को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली टफ थे, पर ये बेयर एक्ट से मिलते, बट लोगों को काफी टफ लगा है। और यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? अगर आप सेक्शन 132 खोलोगे ना सीपीसी का, तो उसमें लिखा होता है जो भी पर्दे के पीछे ऐसी औरतें हैं जो अपना जो कस्टम और जो उस सोसाइटी के हिसाब से वो बाहर नहीं आते हैं, उन लोगों को, ऐसी महिलाओं को, उनको हम बोलते हैं पर्दा नाशीन वुमेन। वैसे लोगों को हम कोर्ट में हाजिरी के लिए उनको कंपलसरी नहीं बुला सकते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डज नॉट, तो डबल नेगेटिव हो गया, मतलब ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए
तो इसीलिए वो इस क्वेश्चन के लिए गलत हुआ। ठीक है, ये देखिए कहाँ मिला, ये देखो 132 में ही मिला। ठीक है, विमेन हु अकॉर्डिंग टू कस्टम्स एंड मैनर्स ऑट नॉट टू बी कंपेल्ड, उनको बुलाना नहीं चाहिए था पर उनको बुलाया, पर यहाँ पे लिखा है कि उनको बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए डी गलत है। हाँ, फिर क्वेश्चन 11 ये पूछ रहे हैं, अब फिर से सिचुएशन दे दिए, ये भी इजी नहीं है अगेन, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं, ऑर्डर नंबर नहीं है, रूल नंबर नहीं है, कोई भी सेक्शन का हिंट नहीं है क्वेश्चन 11 में, तो काफी लोगों को मुश्किल हुआ है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो ऐसे वाले में ना ऑप्शन देखो, जैसे क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैम क्वेश्चन में तो हिंट ही नहीं है ना, सिर्फ सीपीसी लिखा है, तो मैंने क्या किया, ऑप्शन में देखा। अब ऑप्शन में क्या है, डिसमिसल लिखा है 4 बार, तो मुझे थोड़ा तो हिंट मिला कि कहीं ना कहीं अगर मैं बैराक से डिसमिसल वर्ड ढूंढ लूं तो शायद मुझे वहां पे आंसर मिल जाए। तो मैं अगर मैं होती तो ऐसे ही सोचती, तो मैं अब ढूंढूंगी डिसमिसल वर्ड कहाँ है बैराक में। ठीक है, डिसमिसल मान लो मैंने ढूंढा और मुझे कहाँ मिलेगा, ऑर्डर्स में मिलेगा, कहीं भी कोई ऑर्डर में मिलेगा। अब वो कौन सा ऑर्डर है, मैं सच में आप ही के सामने ढूंढ रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ये आपको मिलेगा ऑर्डर 9 में, हाँ ये रहा, पार्टीज। फिर ऑर्डर 9 रूल 2 डिसमिसल ऑफ सूट मिल गया। फिर रूल 4 डिसमिसल में ब्रिंग, अच्छा कुछ तो डिसमिसल वर्ड दिखा, तो मैं अब जाऊंगी उसके अंदर 93 पेज 93, फिर 93 में मैं मैच करूंगी कि क्या सच है क्या नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी मुश्किल था क्योंकि ये एक सेक्शन पढ़ के नहीं होता था। ठीक है, आपको काफ़ी इसमें पढ़ने पड़े। मैं बता देती हूँ, अगर किसी को भी ये क्वेश्चन नहीं आया तो अभी आप सीख लो इसको कैसे करना है। ऑर्डर 9 में गई, अब ऑर्डर 9 में मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये कोई एक रूल में एक वर्ड पे नहीं है, ये आपको पूरा ऑर्डर 9 एग्जाम में बैठ के पढ़ना पड़ेगा और वहां से आपको ये करेक्ट आंसर पिक करना है। तो अगर आपको ये मुश्किल लगा है तो आई रियली अंडरस्टैंड, और आप हिम्मत मत हारिए, पेपर मुश्किल था बट आप कर सकते हो। आप लास्ट तक ये वीडियो देखना क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे बहुत लोग मुझे बता रहे हैं कि समझ ही नहीं आया, ट्रिक्स तो आपने बताए थे पहले पर वो ट्रिक को अप्लाई कैसे करें ये क्वेश्चन के लिए ये समझ में नहीं आया, तो ये वीडियो में वो सब मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो आपको ये पूरा ऑर्डर 9 पढ़ना पड़ेगा और आंसर ढूंढना पड़ेगा, और आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि अगर कोई भी प्लेंटिफ मतलब जो सूट फाइल करता है वो खुद बंदा प्रोसीडिंग में नहीं आता है, जब हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, अगर वो बंदा जिसने खुद मुकदमा फाइल किया हो वो नहीं आता है, तो तब आपका केस डिसमिस हो जाएगा एंड आपको फिर मौका नहीं मिलेगा फिर से वो मुकदमा फिर से जगाने को। ठीक है, वही मतलब है यहाँ पे। फिर चलते हैं 12 पे। 12 काफी इजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि आपको एडजर्नमेंट जो मिलती है कोर्ट्स में वो मैक्सिमम कितने बार आप एडजर्नमेंट मांग सकते हो, और आंसर है आपका ऑप्शन बी, आप सिर्फ 3 टाइम्स एडजर्नमेंट मांग सकते हो। कहाँ है मैम, ये रट के जाना है, नहीं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बैराक में। ये रहा एडजर्नमेंट्स ऑर्डर, क्या होता है ये 10 एंड 7 तो 17, तो ऑर्डर 17 रूल 1 में आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, बैराक से ही है ये वाला भी। हाँ, ये पूछ रहे हैं 13 क्वेश्चन में, ये भी मैंने कहीं और देखा है कि इसका सोल्यूशन गलत बता रहे लोग, यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये अमेंडमेंट आया था 1976 में, रट के जाना है नहीं, बैराक से ही ढूंढना है। पर कैसे ढूंढे बैराक से, यहाँ पे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे। वो पूछ रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस अ विटनेस विदाउट समन्स, मतलब मैंने समन आपको दिया नहीं है कि आपको कोर्ट में आना है, पहले से इंटीमेशन नहीं दिया है ऑपोजिट पार्टी को, पर मुझे जैसे फिल्मी स्टाइल में होता है ना, एकदम लास्ट मोमेंट पे वो की विटनेस को लेके आते हैं या वो जो मेन डॉक्यूमेंट है उसको लेके आते हैं लास्ट मोमेंट पे, ऐसे केसेस को अलाउ किया है कौन से अमेंडमेंट से, यही क्वेश्चन है। तो मैं क्या ढूंढूंगी, वर्ड्स क्या है, समन्स एंड विटनेसेस है ना। तो देखो ऑर्डर 16 में हेडिंग है समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो मैं अंदर जाके देखूंगी। ठीक है, 116 में जैसे हम फटाफट जाते हैं वहां पे, हाँ ये देखो 1A रूल 1A में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस विदाउट समन्स, जो कि मेरा क्वेश्चन में वही पूछा है। तो ईयर कैसे पता चला मैम, ये देखो फुटनोट होती है बैराक में, ये 1 जो यहाँ पे छोटा सा 1 लिखा है ना,
उसका नीचे यहाँ पे होता है फुटनोट जो बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है 1976। तो मुझे पता चल गया कि ये है बेयर एक्ट का 1976। हाँ ये रहा, तो ऑप्शन ए ये सही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, किसी और के की पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा बेयर एक्ट में ही लिखा है। अब 14 पे चलते हैं। ये पूछ रहे कॉस जो भी हम बोलते हैं ना, जब अगर आप केस हार जाते हैं तो ऑपोजिट पार्टी जो हार जाती है वो जो पार्टी जीतती है उनको पैसे उनको देने पड़ते हैं। तो जब पैसे देते हैं उसमें कॉस्ट इंक्लूड करके देते हैं। तो ये कॉस्ट में क्या क्या खर्चे आप ऐड कर सकते हो, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि आप कौन से खर्चे ऐड नहीं कर सकते हो, नॉट दिया है। ठीक है, तो क्या नहीं ऐड कर सकते, इसका भी आंसर बेयर एक्ट में है। हाँ है, कहाँ मिलेगा मैम? ये आपको मिलेगा शायद ऑर्डर 20। चेक कर ले क्या ऑर्डर 20 है कि नहीं। कहाँ है 20? हाँ ये रहा ऑर्डर 20 कैपिटल ए। ठीक है, आपको ये वाले ऑर्डर में ऑर्डर 20 कैपिटल ये वाले में आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन सी, जो फूड एंड लॉजिंग के एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड नहीं होंगे, पर जो विटनेस के खर्चे होते हैं, जो भी लॉयर और कोर्ट का फीस और जो भी अदर लीगल कॉस्ट होते हैं, वो सारे खर्चे आपको मिल जाएंगे अगर आप केस जीत जाते हैं तो। ठीक है, 15 पे चलते हैं। हाँ ये भी आपका किससे है, CPC से है मैम। फिर से उन्होंने सेक्शन नंबर नहीं दिया है, पर क्लू है क्या मैम? बेयर एक्ट से ढूंढने के लिए हमारे पास क्लू है क्या? हाँ क्यों नहीं है, है कैसे? समरी प्रोसीजर, वर्ड क्या है देखो, समरी प्रोसीजर लिखा है। समरी प्रोसीजर बेयर एक्ट में है क्या वो वर्ड? देखो होगा, होना चाहिए। कहाँ होगा मैम? ये रहा ऑर्डर 37। कहाँ मिला मुझे? ऑर्डर्स में मिल रहे हैं, ऑर्डर 37 में मिला। अब मुझे देखना पड़ेगा, वो पूछ रहे हैं कि जो डिफेंडेंट होता है समरी प्रोसीडिंग में, जो डिफेंडेंट होता है उसको कितने दिन का टाइम मिलता है जिससे पहले उसको कोर्ट में आके अपना एड्रेस सबमिट करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये है और आंसर है ऑप्शन बी, उसके पास 10 डेज मिलते हैं। मुझे कहाँ से पता चला? ये अगर आप ऑर्डर 37 खोलोगे ना, आपको ये वर्ड मैं दिखा देती हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो, आपको पता चले कि सब कुछ बेयर एक्ट से ही है। ठीक है, 27 ये देखिए, प्रोसीजर फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, ये क्या हो गया? रूल 3। देखिए अगर वो क्वेश्चन में दे देते ना ऑर्डर 37 रूल 3, तो सब वहीं पे सीधा पहुंच जाते और वो आंसर 10 डेज सही कर देते, क्योंकि उन्होंने हिंट्स इस बार कम कर दिए। क्यों इस बार टफ है? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन से हिंट्स हटा दिए कि कौन सा रूल है, कौन सा ऑर्डर है, तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे अगर आप रूल 3 सब क्लॉज 1 देखोगे, उसमें 4 लाइन छोड़ के आपको मिल जाएगा एट एनी टाइम विद इन 10 डेज ऑफ सच सर्विस। ठीक है, 10 डेज फ्रॉम समन्स। ये हो गया ऑप्शन बी आपका सही। हाँ अब चलते हैं, ये तो इजी है मैम क्योंकि उन्होंने सेक्शन में दे दिया है, आपको क्या करना है, बस जाके मैच ही करना है। इसको पढ़ते कैसे हैं, काफी लोगों को डाउट है ना। इसको बोलते हैं 41 क्यों? L जो होता है वो 50 होता है, उसके पीछे अगर कुछ लिखा है उसको माइनस करना है, तो 10 माइनस एंड उसके राइट साइड में जो लिखा होता है उसको प्लस करना है। तो ये हो गया 50 माइनस 10 प्लस 1, तो इसलिए इसको रीड करते हैं 41। काफी लोगों को ये थोड़ा मुश्किल होता है वो पढ़ने में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, आपको डायरेक्ट बेयर एक्ट में वो ऑर्डर 41 खोलना है एंड एक एक ऑप्शन मैच करके देखना है कि कौन सा मैच होता है रेमिट एंड इश्यू, ये वाले वर्ड से, रेमिट एंड इश्यू फॉर ट्रायल टू लोअर कोर्ट, ये जिससे भी मैच होता है वो है आंसर। एंड यहाँ पे आपका होता है ऑप्शन डी। हाँ चलिए, अब आ गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में भी ना इस बार 3-4 ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बड़े मजे आ गए पर। ठीक है, देखते हैं कैसे किया। हाँ अब 17 जो क्वेश्चन है उसमें ना उन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं मान लीजिए 2 लोग हैं ए बी। ठीक है, ए है अक्यूज्ड। ठीक है, ए को उन्होंने अक्यूज्ड मान लिया और वो किसका अक्यूज्ड है? मर्डर ऑफ बी के लिए। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ए ने बी को मर्डर किया है। कैसे मर्डर किया है? उसको मार के, बाय बीटिंग हिम, उसको मार के बी का मर्डर कर दिया। तो अब वो पूछ रहे हैं जो फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं, ऑप्शंस में जो फैक्ट्स दिए हैं उनमें से कौन सा रेलेवेंट होगा आपका एविडेंस एक्ट के अंडर। ये कहाँ आता है मैम? सेक्शन नंबर का कोई हिंट नहीं है,
ये कॉन्सेप्चुअल है, इसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? रेस जेस्टे। रेस जेस्टे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ आता है? सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है। इसके लिए एक हिंट क्या था, मैंने क्या बताया था आपको? याद रखना है मूवी। जैसे मूवी का प्लॉट क्या है या पूरा कहानी क्या है, आप बोल दोगे 6 या 7 शब्द में, पर पूरा जो 2.5-3 घंटे का मूवी होता है उसमें आप क्या देखते हो? आप यही देखते हो कि उन्होंने क्या बोला, क्या सोचा, उनको क्या लगा और लोगों ने क्या देखा, इन्हीं से मूवी बनती है। तो ये भी ऐसे ही है। तो इसलिए ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्यों उन्होंने पूछा नॉट कंसिडर्ड, एंड ऑप्शन डी जो है, जो घटना से पहले वाले दिन उन्होंने किया है वो इस केस में रेलेवेंट नहीं है, पर जो घटना स्थल पे जो भी लोग थे उन्होंने क्या देखा, क्या सुना, उनको कैसा लगा, ये सब चीजें रेलेवेंट होती है अंडर रेस जेस्टे। ठीक है, आई होप आप कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं तो आपको बता देती, पर मेरा हमेशा इस पूरे आप मेरे से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चैनल पे मैं जो भी वीडियो डालूंगी ना उससे आप कुछ सीखें। बस आंसर समझ लो उससे क्या है, क्योंकि ऐसे तो आप रियल लाइफ में भी यूज करेंगे। फिर अगर आप इसके बाद भी कोई एग्जाम्स लिखेंगे तो उसके लिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं ऑप्शन 18। ठीक है, ये तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ऑप्शन बी है सही आंसर, सेक्शन 25। हाँ, फिर 19, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये तो AIB 17, 16 हर साल पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। और ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेक्शन 32 बात करती है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। ठीक है, हो गया, ये तो सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन 20 भी काफी सिंपल है, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होती है उसको हम कैसे प्रूव करते हैं? 2 तरीके से प्रूव करते हैं। कैसे? प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने समझाया था एंड ये काफी बेसिक है। अगर आपको अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें भी डाउट है तो ये बेरैक में भी मिल जाएगा, ये काफी सिंपल है, तो मैं बार बार वो नहीं बता रही हूँ, पर ये बेरैक में मिल जाएगा आपको। कहाँ मिलेगा? सेक्शन 59, 60, 62 ये वाले सेक्शंस में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन 21 ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, AIB 16, 17 में पूछा गया था। दोनों साल आई थिंक रिपीट हुआ था, बस वर्डिंग्स अलग हैं। और इसमें से हमें क्या चूज करना है? करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। क्यों? लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया। एविडेंस एक्ट अब तक सिंपल लग रहा है ना? चलो अब आ गया नेक्स्ट। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। देखो, ये लैंडमार्क है एंड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं था, इसका शायद आपको नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन तो मुश्किल होते हैं और बेरैक से नहीं हो पाते हैं, उसके लिए आप चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाँ, अब ये मजा आ गया। ये कह रहे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट किस बेरैक का ढूंढना है? दिया हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट। अब वो पूछ रहे हैं जो कन्फेशंस होते हैं, कन्फेशन मतलब मैंने गलती की है और वो मैंने मान ली है। ठीक है, अगर वो क्रिमिनल केस में, ठीक है, क्रिमिनल केस में मैं अपनी गलती मान लेती हूं तो उसको हम बोलते हैं कन्फेशन। क्या याद रखना है? कन्फेशन सिर्फ क्रिमिनल केसेस में होता है। ठीक है, इतना याद रख लो। अब पढ़ते हैं ऑप्शन ए। ये कह रहे कन्फेशन ऑलवेज गोस अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। हाँ, अगर मैंने कन्फेस किया कि मैंने गलती किया है वो तो मेरे ही अगेंस्ट जाएगा ना, तो ऑप्शन ए तो ट्रू है, पर हमें क्या ढूंढना है? फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है। फिर ऑप्शन बी कह रहे एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू द मैटर्स एडमिटेड। क्या मतलब है? कि मान लीजिए मैंने एक सेकेंड मतलब मान लीजिए कि मैंने तो मान लिया अपना गलती, ठीक है, तो वो कह रहे हैं वो फाइनल हो गया। एक बार मैंने एक शब्द बोला कि हाँ मैंने कर दी तो वो फाइनल हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता है। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। बट इस आंसर के लिए, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शन बी आपको मार्क करके आना था। ठीक है, एडमिशंस में ऑपरेट एज एन एस्टोपल, ये सही है। कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट कैन बी रिटन और ओरल। मैं लिखित रूप में दे सकती हूँ कि मैंने गलती की है, या फिर मैंने बस बोला है किसी को कि हाँ मैंने ही मर्डर किया है, वो भी वैलिड कन्फेशन है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। तो आपको जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो मार्क करके आना था। ठीक है मैम, ये मिलेगा क्या ये वाला क्वेश्चन आपको एविडेंस एक्ट के बेरैक में? मिलेगा, पर ऐसा एक सेक्शन नहीं है। आपको सेक्शन 25 to 30 ये 6 सेक्शंस का समरी आपको समझ के ये वाले क्वेश्चंस आंसर करने थे। ये तो एकदम डायरेक्ट नहीं है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ये आ गया 24। इसमें ना काफी लोग मुझे क्या बता रहे थे,
मैम ये पता तो था कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है सेक्शन 32 में, पर हमें ये नहीं पता था कि 32 के कौन से सब क्लॉज में होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था PYQs में, पर तब ना उन्होंने सब क्लॉजेस नहीं मांगा था, तो सब लोगों को इतना पता था कि डाइंग डिक्लेरेशन होता है 32 में, और यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि 32 सब क्लॉज 1 में कवर होता है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है। अब 25 पे आते, ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, कह रहे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उठाओ, ठीक है, आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर उठाना है। आप क्या पूछ रहे हैं, नॉट पूछ रहे हैं, तो ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा वो सिस्टम है जो आपको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में नहीं मिलेगा, तो आपको ऑप्शन में वो फाइंड करना है जो बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, नॉट मतलब, है ना। तो ये कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शन 89 ऑफ CPC आप खोलोगे, ये काफी सिंपल है, उसमें से आप मैच करोगे तो आपको मिल जाएगा कि नेगोशिएशन जो होती है वो बेयर एक्ट में सेक्शन 89 में कवर्ड नहीं होता है, तो CPC में आर्बिट्रेशन के बारे में है, कंसीलिएशन है, लोक अदालत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाँ, अब आ गया 26 पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें पूछ रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना, तो आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्यों, इसका रीजन मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है ऑल, ये वर्ड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा है कि ऑल सिविल एंड ऑल क्रिमिनल मैटर्स, एंड ये गलत है। क्यों, देखिए लोक अदालत में क्या होता है, सेटलमेंट होती है, ठीक है, आपके और मेरे बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो हम वो आराम से बैठ के कुछ सेटलमेंट पे आ जाते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं लोक अदालत। पर जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें दो तरीके के क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक होता है जो सेटल कर सकते हो, और दूसरे कैटेगरी के ऑफेंसेस होते हैं जो कि बड़े, जैसे रेप, मर्डर, ये जो बड़े ऑफेंसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेजर ऑफेंसेस, उनको आप सेटल नहीं कर सकते, उसको हम लीगल टर्म में क्या बोलते हैं, कॉम्पाउंडेबल। तो जो भी कॉम्पाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं उसको आप सेटल कर सकते हो लोक अदालत में जाके। उन्होंने अगर बोलते सम सिविल एंड सम क्रिमिनल केसेस कैन बी सेटल्ड, तो वो राइट आंसर होता। तो यहाँ पे उन्होंने ऑल बोल दिया, पर ऑल क्रिमिनल केसेस को हम सेटल नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू मार्क, आपको मार्क करना है ऑप्शन बी। हाँ चलिए 27 ये हो गया आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट से। काफी लोग, क्योंकि इसका वेटेज कम होता है, शायद पढ़ के नहीं गए हो, कोई बात नहीं, बट ये जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें वो सेक्शन नंबर के बारे में नहीं पूछ रहे, इसमें भी आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। आप देखो कितने इनकरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़े एग्जाम में ना, तो आप मार्क्स लूज कर सकते हो। जब आप की मैच करोगे आपको लगेगा कि आंसर तो मुझे आता है, पर आपने शायद सही मार्क नहीं किया, क्योंकि आपने इनकरेक्ट की जगह करेक्ट की जगह इनकरेक्ट कर दिया है। तो हाँ, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन एज वेल एज ओरल हो सकती है, वो कह रहे हैं इज इट ट्रू और फॉल्स, ये है फॉल्स, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो होती है आपको हमेशा लिखित रूप में चाहिए, कुछ भी हो आप लिख लो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है, एंड इसलिए आपको ऑप्शन ए मार्क करना है। चलते हैं 28 पे। 28 पे कह रहे हैं इन विच ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, इनमें से कौन सा ऐसा सर्कमस्टेंसेस है जहां पे आप आर्बिट्रेटर कौन होता है मैम, जो आर्बिट्रेशन के केसेस में जज बनते हैं उनको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर को हम कौन से केसेस में चैलेंज नहीं कर सकते, यहां पे होता है ऑप्शन ए, ठीक है, व्हेन अ जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस अराइजेस, ये नहीं होता है, ठीक है। सॉरी ये मैंने शायद गलत मार्क कर दिया, यहां पे आएगा बी, सॉरी ये वाला बी होगा, व्हेन अ जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इम्पार्शियलिटी अराइजेस। ये ना मेरे पास एक्चुअली बेयर एक्ट नहीं है अभी, वरना मैं दिखा देती, ये बेयर एक्ट से मैच करना पड़ेगा, अगर आप लेके गए तो आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज ऑल्सो इट्स फाइन। ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है, आपको बेयर एक्ट से मैच करना है, ठीक है। हाँ, ये तो हम थैंक गॉड ये आ गए हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि पढ़ के तो गए थे ना, फैमिली लॉ तो पढ़ के गए थे, आर्बिट्रेशन तो 1-2 नंबर के थे, वो पढ़ के नहीं गए। चलो 29 में पूछ रहे हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट हम किन लोगों को हाफ ब्लड बोलते हैं, रिलेटेड बाय हाफ ब्लड कब बोलते हैं, जब सेम हस्बैंड्स हो, मतलब हस्बैंड एक ही होता है पर अलग अलग मदर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन बी, फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, मतलब मेल एक ही होता है, एंसेस्टर हस्बैंड एक होते हैं और उनकी 2 वाइफ्स हैं, डिफरेंट वाइफ्स, उनसे जो बच्चे आते हैं उनको हम फैमिली लॉ में क्या बोलते हैं, हाफ ब्लड, तो ऑप्शन बी। हाँ, अब 30 क्वेश्चन 30 में है
कि वैलिड कंडीशन क्या नहीं है, फिर से नहीं, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, वैलिड कंडीशन क्या नहीं है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, एंड वैलिड कंडीशन नहीं है ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि आपको प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए था, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है होना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, ये तो सिंपल है, आप सबने कर लिया है। 31 ये भी सिंपल है। सेक्शन 13 जो है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट वो बात करती है ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। हाँ, मुस्लिम लॉ, ये एक्चुअली आप अगर पढ़ के भी नहीं गए ना, ये काफ़ी बेसिक है। बतिल मैरिज होती है, वॉइड मैरिज, जो हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं ना, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, वही मुस्लिम लॉ में उसको एक टर्म दे देते हैं, वो होता है बतिल मैरिज। ठीक है, बतिल मैरिज कब कब होता है? अगर आप अपना ब्लड रिलेशन या मतलब फैमिली में मैरिज के थ्रू जो रिलेशंस होते हैं उनसे, या जो फॉस्टर करते हैं लोगों को, मतलब किसी को गोद लेके उनको, मतलब आप ऐसे, मतलब उनको ऐसे ट्रीट करते हो कि वो आप ही के बच्चे हैं और उनको आप मतलब पाल पोस के बड़ा करते हो, उसको बोलते हैं फॉस्टरेज। अगर ऐसे रिलेशंस हैं तो तब आप शादी नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं बतिल मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ठीक है, वही वो पूछ रहे हैं। हाँ, अब ये जो 33 है ये थोड़ा टेक्निकल है, आया तो ना आया नहीं आया। ये होता है तलाक ए तफीस, जब भी एक मुस्लिम विमेन, मतलब मुस्लिम औरत तलाक देना चाहती है, वो कौन सी टाइप की तलाक देती है, वो होता है तलाक ए तफीस। हम क्या बोलते हैं हिंदू लॉ में, बस डिवोर्स बोल देते हैं, पर मुस्लिम लॉ में जो तलाक होता है, डिवोर्स होता है, उसके अलग अलग टाइप्स हैं, ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स ओके, अगर एक दो क्वेश्चन नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, अब आ गया 34। ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं, एक हिंदू बॉय है, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है, और दोनों हिंदू हैं, तो वो किस एक्ट में शादी कर सकते हैं? देखिए, हिंदू है तो ऑब्वियसली तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो वो कर ही सकते हैं, तो ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन 1 तो है ही, पर ऑप्शन 2 में लोगों को कंफ्यूजन था। स्पेशल मैरिज एक्ट तो मैम हम कहते हैं इंटर रिलीजन मैरिजेस के लिए होता है, हाँ, पर उसमें कोई कंडीशन नहीं है। स्पेशल मैरिज एक्ट में 2 हिंदू भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। 2 हिंदू लोग, बॉय एंड गर्ल, वो हिंदू मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी कर सकते हैं। हाँ, 35 जो है ये बहुत बार पूछा है, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछा है। आपका आंसर है ऑप्शन सी। 2005 में जो अमेंडमेंट आया था हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उससे गर्ल चाइल्ड एंड बॉय चाइल्ड, कोई भी जेंडर के हो, उनको समान हक मिलते हैं। किसमें? जो हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी होती है, हिंदू अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, उसमें उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, वो है 2005। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखो बहुत मुश्किल नहीं है, फैमिली लॉ एक्चुअली इजी आया था। हाँ, 36 इसमें पूछ रहे हैं, अगर कोई आदमी, ठीक है, अ मैन, अगर वो अडॉप्ट करना चाहता है एक गर्ल को, तो वो मैन एंड दैट गर्ल, उन दोनों के बीच में एज डिफरेंस कितनी होनी चाहिए? एंड आंसर है आपका 21। ये कहाँ मिलेगा मैम? ये रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट खोलोगे तो उसी में ये कंडीशन है कि एज का फर्क होना चाहिए बिटवीन अ मेल हु वांट्स टू अडॉप्ट, कोई भी आदमी अडॉप्ट करना चाहता है उनमें, एंड द डॉटर, अगर वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है। ठीक है, 21 ईयर्स। ये आपको ना रियल लाइफ में भी बहुत यूजफुल रहेगा, तो याद रख लो। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, ये हमारा PIL के बारे में पूछ रहे हैं। इन जो केसेस दिए उनमें से विच वॉज द फर्स्ट केस, फर्स्ट रिपोर्टेड केस? आंसर है आपका ऑप्शन बी, हुसैन आरा खातून। ये हुसैन आरा खातून केस पे ना पिछले 5 से 6 साल के पेपर्स में हर बार इस केस लॉ को लेके क्वेश्चंस आते हैं। फिर 38 पे जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट 2017, जो AIB 17 था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और आंसर है आपका ऑप्शन सी। जो PN भगवती हैं उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ PIL इन इंडिया, जस्टिस भगवती। हाँ, 39 ये पूछ रहे हैं, PIL किस किस केस में हम फाइल नहीं कर सकते हैं? अगर आप एक प्राइवेट पार्टी हो, ठीक है, एंड आप दूसरे प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट फाइल करना चाहते हैं, तब आप PIL फाइल नहीं कर सकते। PIL आप गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट एंटिटी के पास ही आप फाइल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आप नहीं फाइल कर सकते। हाँ,
अब ये पूछ रहे इनमें से कौन से सब्जेक्ट मैटर, 40 क्वेश्चन में ये पूछ रहे आपको वो सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाई करना है जिस पे कोर्ट पीआईएल नहीं फाइल कर सकता, मतलब पीआईएल को एंटरटेन करके डायरेक्शंस नहीं दे सकते। तो पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ना, तो ऐसी चीज होनी चाहिए जो सारे पब्लिक को यूजफुल रहे। तो आपको क्या देखना है, इन ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पब्लिक के लिए नहीं पर मेरे खुद, मतलब मेरी खुद के सेल्फिश रीजंस के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, क्योंकि अगर मैं अपना रिलीज, जैसे मान लो मैं जेल में हूं और मुझे जेल से छुटकारा पाने के लिए मुझे कुछ फाइल करना है, तो अगर मैंने उस केस में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया तो वहां पे बेनिफिट सिर्फ मेरी है, ठीक है, पब्लिक की कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो पीआईएल का मामला नहीं है, ठीक है। हाँ 41 ये हमारा आया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, ठीक है, ये एडमिन लॉ से भी क्वेश्चंस आए थे, ये एडमिन लॉ का क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहे ऐसा कौन सा केस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करना है, ऐसा कौन सा केस ने बोला है। आंसर है एके क्राइपाक, ठीक है, ये शायद पता नहीं, आई थिंक सम पीपल गॉट इट रॉन्ग, शायद अगर आपने मतलब ये प्रीवियस ईयर मतलब 2-3 ईयर में नहीं आया था, बट जो पहले के थे मतलब AIB 6-7 उसमें ये केस पूछा गया था। हाँ 42 पता नहीं इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, इसमें ये पूछ रहे हैं SP संपत कुमार का जो केस है उस केस को और किस केस ने ओवर रूल किया है। आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ओवर रूल हो गया था, ठीक है। मैम ये केसेस सुना सुना लग रहा है, हाँ क्यों, क्योंकि इसमें बात होती है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स के बारे में जो भी बात होती है वो होते हैं ये दो केसेस, संपत कुमार एंड चंद्र कुमार, ठीक है, आप ऐसे याद रख लो। हाँ ये इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेड। वेड जो है वो जूरिस्ट है और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में काफी बुक्स लिखे, तो ये जो लाइन है ये वेड का ही है। देखिए ये क्वेश्चन मैं तो कहती हूँ कि नहीं आए तो आप चिंता मत करो, बिकॉज ये आप देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए बुक नहीं होती है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े बेसिक्स पढ़ के जाते हो, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए ना तो आप निराश मत हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं आया, अब सीख लिए, कभी और कुछ और एग्जाम लिखे तो उसमें काम आ जाएगा, है ना। हाँ चलो 44 अगर आप एडवोकेट एक्ट लेके गए तो ये काफी इजी आंसर है, अगर आप नहीं लेके गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, आपको इम्प्रिजनमेंट होगी 6 मंथ्स के लिए अगर आप इलीगली प्रैक्टिस करते हो कोर्ट्स में। जैसे मान लो आप डीबार हो गए बिकॉज आपने कुछ गलत काम किए, तो आपको स्टेट बार काउंसिल ने आपको डीबार कर दिया प्रैक्टिस से, पर आप फिर भी कोर्ट जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस केस में आपको सजा हो सकती है, आपको जेल हो सकती है अप टू 6 मंथ्स। हाँ ये भी बेयर एक्ट का ही क्वेश्चन है, जो लोग लेके गए बेयर एक्ट आई एम श्योर वो कर लिए, नहीं लेके गए कोई बात नहीं, ये ऑप्शन, ये तो डायरेक्ट बेयर एक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन 49 सेक्शन 49 आपका सही आंसर है। फिर 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहां पे वो पूछ रहे हैं इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स। यहाँ पे ना ये अगर ये ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आपके पास बेयर एक्ट भी नहीं हो आप कर सकते हो, कैसे, ऑप्शन ए पढ़ना, उसमें लिखा है कि अगर आप एक वकील हो और जो केस आप लड़ रहे हो उस केस में आपका इंटरेस्ट है मॉनिटरी, पेक्यूनरी मतलब आप उससे आपको कुछ पैसे मिलेंगे, मतलब कोर्ट फीस या लीगल फीस नहीं, वो केस हारे या जीते उससे आपको निजी रूप में कुछ पैसे मिलेंगे, अगर ऐसा एक केस है तो वो आप एज अ वकील नहीं लड़ सकते, ठीक है, वो रूल है, और वो कह रहे हैं कि आप लड़ सकते हो तो वो गलत है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। हाँ फिर पूछ रहे हैं अगर आप पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हैं वकील बनने के बाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेती है ऐसा एक्शन, तो आपके पास अपील का राइट होता है, हाँ होता है, कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का राइट होता है, तो ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगर ये एग्जाम के लिए नहीं, अब आप सब AIB पास करके एनरोल हो गए एज एन एडवोकेट, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर आप पे कोई कंप्लेंट आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो एज एन एडवोकेट तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो जो भी स्टेट में आप हो उस स्टेट का बार काउंसिल में आपकी कंप्लेंट जाती है, स्टेट का बार काउंसिल आपको सुन के एक डिसीजन पास करती है,
वो डिसीजन के अपील, मतलब वो डिसीजन को लेके आप अपील कर सकते हो कहाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आप अपील कर सकते हो। मान लीजिए बार काउंसिल ने भी आपके अगेंस्ट ही डिसीजन दिया है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो लेके आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वही पूछ रहे हैं, ऑप्शन है ऑप्शन डी। पर मैंने ये बताया ताकि आपको ये एक्चुअल में यूज हो कभी भी लाइफ में, आप या कोई आपका फ्रेंड कोई भी। चलते हैं 48 पे, ये आ गया आपका कंपनी लॉ से क्वेश्चन। ये भी अब मैं तो यही कहती थी, देखो 2 क्वेश्चन के लिए पूरा इतना बड़ा कंपनी एक्ट का बेयर एक्ट तो नहीं लेके जाओगे, है ना। वैसे इसका क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी। अगर कोई भी कंपनी है जो 1% कंपनी है, 1% कंपनी क्या होती है, जिसमें एक ही इंसान होता है, एक ही डायरेक्टर होता है, वो ही बंदा सब कुछ कर लेता है, वो उसको हम बोलते हैं 1% कंपनी। पर अगर ऐसा एक 1% कंपनी में जो कैपिटल होता है, शेयर कैपिटल कंपनी का, वो 50 लाख के ऊपर हो जाता है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। तो आंसर है बी, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। हाँ 49, ये एक्चुअली जनरल नॉलेज की भी चीज है, तो आई होप ये आपको पता हो कि कोई भी पब्लिक कंपनी होती है ना, उसके लिए आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी। यहां पे लिख लेती हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसके लिए आपको चाहिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, एंड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके लिए आपको चाहिए मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। और जो ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा 1% कंपनी, जिसको हम बोलते हैं 1% कंपनी में कितने लोग चाहिए मैम, एक ही बंदा चाहिए, इसीलिए तो हम उसको बोल रहे हैं 1% कंपनी। ये भी ध्यान रख लो, कभी भी काम आ सकता है।